हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए, आप लोग का जो एग्जाम आ चुका है, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का जो फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। अब बातचीत आ जाती है, क्या सिर्फ फॉर्म भरने से आपका रिजल्ट होगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का भरपूर अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। अब रही बात तैयारी किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग विषय का अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हम आप लोगों के बीच जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम 2024 का टारगेट बैच लेकर आ चुके हैं, जो कि आज आपका डेमो क्लास है। आज इस क्लास के अंतर्गत आप देख पाइएगा किस तरह से पढ़ाई होता है। अगर बातचीत किया जाए, इस डेमो क्लास में आपको यहाँ पे रीजनिंग का क्लास भी करवाया जाएगा, जीके जैसे क्लास करवाया जाएगा, साथ ही जितना भी विषय इंग्लिश हिंदी सभी विषय का जो क्लास करवाया जाएगा इस डेमो क्लास के अंतर्गत। ये एक टारगेट बैच है। टारगेट बैच का मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक तैयारी करवाने का जिम्मेदारी हम लोगों का है, हमारी टीम के द्वारा है। तो रही बात ये बैच कैसे ज्वाइन करना, कहां पे चलेगा, शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे चलेगा। तो शिक्षा पथ एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए, देखिए प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं रहता, जीके जी से ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन आता है। बस शर्ते आप पढ़े रहिएगा तब तो क्वेश्चन डील कर पाइएगा, तब तो बना पाइएगा। कई सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं रहता है क्वेश्चन कहां से आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसी को लेकर जो ये बैच लेकर आ चुके हैं, इसके अंतर्गत सभी कुछ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर देखा जाए, इस बैच के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। देखिए पॉलिटी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी से जो है क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है पॉलिटी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी को पढ़ेंगे, यहां से आपका क्वेश्चन कई ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए पॉलिटी की शुरुआत करते हैं और इस क्लास के अंतर्गत जो पढ़ेंगे, इस क्लास के अंतर्गत जो है पॉलिटी का सबसे पहला जो चैप्टर आता है, पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर आता है। यहां पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जब भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ था, यानी कि भारत पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहे थे, उससे पहले भारतीय संविधान बनने से पहले कितना सारा कुछ हुआ है, कितना एक्ट लाया गया है, कितना प्रावधान लाया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा, वो सभी कुछ देखने वाले हैं। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए आज का चैप्टर का क्या नाम है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंतर्गत सब कुछ एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब देरी किस बात की, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारा कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए अगर बातचीत किया जाए 1600 ईस्वी में, कब 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि भारत आगमन हुआ था। जब भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उस समय जो है वो सबके दिमाग में व्यापार करने के लिए भारत आया था, लेकिन धीरे धीरे जो है उन सबके दिमाग में ये आना लगा कि यहाँ के जो राजा महाराजा है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग भी चाहे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा अगर हम लोग चाहे तो यहाँ शासन कर सकते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे करके जो है अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। अपना जो है शासन प्रशासन में धीरे धीरे करके अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो है धीरे धीरे करके जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों को जीत मिला था। हालांकि जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां डिटेल से पढ़ाएंगे 1757 का प्लासी का युद्ध क्या होता है। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं, ठीक है। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों को जीत मिला था। जब अंग्रेजों को जीत मिला था तो अंग्रेजों को लगा कि हम शासन प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें तो थोड़ा सा जीत हासिल हुआ था, उसका उम्मीद बढ़ा था, उसका मनोबल बढ़ गया था अंग्रेजों का। और उसके बाद 1764 ईस्वी में, कब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो के बीच और जो है भारतीयों के बीच हुआ था। यहाँ पे 1764 का बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध में भी जो है यहाँ पे अंग्रेजों को जीत मिला था। और उसके बाद अंग्रेजों को अब ये लग गया था कि अब जो है
हम यहाँ पे शासन प्रशासन कर सकते हैं। अब जो है हम भारत में राज कर सकते हैं। अब भारत में जो है हम शासन प्रशासन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ था शासन प्रशासन करने के लिए, जो है ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। और उसके बाद बातचीत किया जाए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है अंग्रेज जो है शासन प्रशासन करना शुरू कर दिए। लेकिन बात यहाँ पे ये बात निकल के आ गया था कि शासन प्रशासन तो किया जाता, उसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए, उसके लिए कोई संविधान तो होना चाहिए जिसके तहत शासन प्रशासन किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन प्रशासन करते। तो देखिए एलिजाबेथ प्रथम उस समय महारानी थे, और उनको ये बात लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां शासन प्रशासन करना शुरू कर दी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से शासन प्रशासन किया जाएगा, उसको लेकर जो है उन्होंने एक एक्ट बनाना शुरू कर दिया, यानी कि कानून का संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया। कौन सा एक्ट? सबसे पहले जो लाया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया। और यह एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में पारित हुआ था। और इस एक्ट के पारित होने के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे इस एक्ट के पारित होने के समय में। और बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को एक कर दिया गया था। देखिए हुआ क्या था उस समय, आप याद कीजिए, उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। अगर भारत का मानचित्र देखा जाए, भारत का अगर मानचित्र देखा जाए तो भारत के मानचित्र में जो है एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और एक जो है मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था। कौन सा? मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था। यानी कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। और इस 3 प्रेसिडेंसी में अंग्रेज जो है वो तो बंगाल में आके बसे थे, बंगाल से शासन प्रशासन कर रहे थे। तो इन्होंने क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोला शासन प्रशासन करने में अच्छा हो पाएगा, इन्होंने इन तीनों प्रेसिडेंसी को मिला दिया। यानी कि अब जो शासन प्रशासन होता वो तीनों प्रेसिडेंसी में होता, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। इसके साथ बातचीत किया जाए, इसके साथ साथ जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया। यानी कि अब इनको ये लगा था कि शासन प्रशासन करने के लिए एक न्याय की कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि जहां पे न्याय मिल सके लोगों को, जहां पे न्याय मिल सके, अच्छे तरीके से शासन प्रशासन हो सके, उनके लिए जो है कोलकाता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था। और सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है कोलकाता में कब किया था? 1774 ईस्वी में। कब किया था? 1774 ईस्वी में। पूछेगा कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे को बनाया गया था। और साथ ही जो अन्य न्यायाधीश था वो चेम्बर्स था, लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश था। और एक जो मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था सर एलिजा इम्फे को बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए ये तो पॉइंट हो गया, इतना सारा कुछ कानून लाया गया। इसके बाद क्या सब लाया गया? इसके बाद जो है बंगाल का जो गवर्नर होता था, गवर्नर का कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसमें उसके शक्ति में बढ़ावा किया गया, उसका शक्ति को बढ़ोतरी करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर, आप बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि नाम में भी बढ़ोतरी किया और इसके शक्ति में भी बढ़ोतरी किया। ये सारा कुछ देखने के बाद उसके बाद लगा कि सिर्फ इतना से जो है नहीं होने वाला है, सिर्फ इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। काफी अच्छा पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। और इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। क्यों भाई? क्योंकि आप देखे होंगे कोई भी जो है कोई भी काम अगर पहली बार करता है कुछ ना कुछ उससे भूल हो ही जाता है, वो एक तरह से प्रयास करता है। तो ये काम सारा के सारा पहली बार हो रहा था, तो उनको ये लगा कुछ बहुत कुछ इनके अंतर्गत छूट गया था, बहुत कुछ जो है गलत कर बैठे थे, इसलिए इन्हें प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया था। और इसी एक्ट को कमी को दूर करने के लिए, यानी कि जो कमी रह गया था, जो काम नहीं हो पाया था, जो गलती हो गया था, इस कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। आपसे पूछेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? 1781 ईस्वी में लाया गया था। चलिए उसके बाद बातचीत किया
जाए, देखिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया, उसके बाद सारा कुछ जो प्रावधान था, सारा कुछ प्रावधान भी किया गया। लेकिन होता है ना कि सिर्फ एक संविधान बनने से थोड़े हो जाता, कई सारे इसमें जो है गलत देखने को मिला। उसके बाद हुआ क्या था, ये जो बना था, गवर्नर का पद का निर्माण कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का इधर गठन कर दिया गया, लेकिन दोनों का जो शासन करने का जो शक्ति रहता, दोनों के पास जो अलग अलग शक्ति रहता, उसको डिफाइन नहीं कर पाया था, यानी कि अच्छे तरीके से बता नहीं पाया था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और गवर्नर जनरल का क्या काम है। इसी को लेकर जो है उसके बाद लगा कि दोनों के काम को तो यहाँ मिक्स कर दिया था, तो अच्छे तरीके से काम हो नहीं पा रहा था, तो लगा कि अब दोनों के काम को अलग करना चाहिए इन सब प्रावधान के तहत। उसके बाद साथ साथ कुछ और लगा कि कुछ और सुधार करना चाहिए। इसी के तहत जो 1784 ईस्वी में, कब 1784 ईस्वी में जो है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया? अब आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि सर इनका नाम जो है पिट्स इंडिया क्यों पड़ा? तो देखिए एक्ट 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1784 ईस्वी में विलियम पिट थे, और इन्होंने ही ये एक्ट को पारित किया था 1784 ईस्वी में, इसलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। और कंपनी के राजनीतिक मामले के देखरेख हेतु लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बीओसी का गठन किया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि बीओसी का गठन किया गया, यानी कि बोला कि अब जो है राजनीतिक मामले का, यानी कि शासन प्रशासन करने का जो मामला है ना, क्योंकि देखिए ब्रिटिश जो आया था वो तो व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे शासन प्रशासन करना शुरू कर दिए थे। इसी को लेके उनको ये लगा कि अब जो है राजनीतिक मामले को अलग कर देते हैं, उनका देखरेख कोई और करेगा, और जो व्यापार करने का जो माध्यम है उसको अलग कर देते हैं, दोनों के बीच बंटवारा कर देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से वहां पे शासन प्रशासन हो सके। इन्हीं को लेके कंपनी ने राजनीतिक मामले के देखरेख हेतु लंदन में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और इनको बोला गया कि आप राजनीतिक मामले को देखिए, आप जितना भी शासन प्रशासन करने का जो मामला आता है उसको आप निपटाइए, उसको देखा कीजिए। और कंपनी द्वारा जितना भी जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि उसके बाद बोला गया कि जो भी क्षेत्र जीता गया है, यानी कि कंपनी तो आया, अब युद्ध करके जितना भी क्षेत्र को जीतते गया है, धीरे धीरे करके जीतते गया है, वो सारा के सारा जो है वो अब ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा, उसमें अधिकार ब्रिटिश का हो जाएगा। ठीक है, उसमें ब्रिटिश शासन जो है स्थापित हो जाएगा, जितना भी क्षेत्र को उन्होंने जीता है। तो इसलिए ये भी प्रावधान ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। कई सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो इनसे पहले पॉलिटी नहीं पढ़े होंगे। तो पहले हम बताते हैं, सिर्फ ये चैप्टर छोड़ के बाद बाकी सभी चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन आता कि सर ये चैप्टर क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि ये चैप्टर जो है ना हिस्ट्री से भी रिलेट है, यानी कि जब पूरे हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, जब पूरे पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, तब जाके अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा आखिर ये चैप्टर क्या है, आखिर ये चैप्टर क्या है, तब जाके समझ में आएगा। इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से जो है पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए यहाँ से आप पढ़िए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस चैप्टर के बाद जो है अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी वाली बात है, हालांकि मैं तो प्रयास करूंगा अच्छे तरीके से समझाने का, और समझ में नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा धैर्य रखिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद ये सब प्रावधान किया गया, जितना भी महत्वपूर्ण प्रावधान है सिर्फ हम वो बता रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं रहता, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी चैनल पे करवाएंगे, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इसके बाद जो है 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया। कब? 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसके तहत क्या सब प्रावधान किया गया? देखिए 1793 का जो चार्टर एक्ट लाया गया, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी को अगले 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त रहेगा, यानी कि कंपनी जो है अगले 20 वर्ष तक जो है व्यापार करेंगे। व्यापार करने का इनको एक अधिकार दिया गया कि ये अगले 20 वर्ष तक जो है कंपनी भारत में व्यापार करेंगे,
खुद से देख रहे हैं, खुद से अपने अधिकार ले रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? इनसे क्या होगा, भारतीय को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे हम यहाँ पे शासन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कंपनी के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि कंपनी के अधीन जितने भी कंपनी के अधीन जो कर्मचारी थे वो तो काम करते थे, वो कहाँ के लोग थे? वो तो ब्रिटिश के लोग थे, इंग्लैंड के थे, वो तो ब्रिटिश थे। लेकिन उसको जो रुपया दिया जाता था पहले, वो ब्रिटेन से दिया था, वो इंग्लैंड से दिया जाता था। लेकिन इस प्रावधान के तहत जो है 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है, इन्होंने ये बात बोला कि अब जो है इनको जो वेतन भत्ता दिया जाएगा, इनको जो रुपया दिया जाएगा, जो भी कर्मचारी है, जो भी पदाधिकारी है, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि भारत में जितना कमाई होता है वहां से, यानी कि भारतीयों के पैसे से दिया जाएगा। ऐसे समझिए कि भारतीय के रुपया से दिया जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया। धीरे धीरे देख रहे हैं किस तरह जो है अंग्रेज अपना टांग अड़ा रहे हैं शासन प्रशासन में, भारत में किस तरह टांग अड़ा रहे हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट आया। कौन सा? 1820 वर्ष के बाद 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया और इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बोला अब जो है कंपनी का कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा, कोई कंपनी शासन प्रशासन नहीं करेगा यहाँ पे, यानी कि व्यापार नहीं करेगा और सिर्फ भारत में चाय का जो है व्यापार होगा और चीन के साथ व्यापार होगा। किनके साथ? चीन का साथ व्यापार रहेगा, ये अधिकार दिया गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यानी कि ये बात बताया गया इसके अंतर्गत। अब देखिए अंग्रेज को ये लग गया था कि हम जो ब्रिटिश जो है इंग्लैंड से जो है हम व्यक्ति को लाते हैं, कर्मचारी को लाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं काम करने के लिए और उनको वेतन भत्ता देते हैं, तो वहां से लाने में, वहां से ले जाने में, फिर वो छुट्टी पे जाते थे तो काफी ज्यादा छुट्टी मारते थे। इससे क्या होता था? इससे लगता था इसमें खर्च ज्यादा आ रहा है। साथ ही साथ ब्रिटिश लोग जो है वो वेतन भत्ता ज्यादा डिमांड करते थे और अंग्रेज को ये बात लगा कि अगर हम कर्मचारी के तौर पे जो है भारतीय को रखना शुरू करेंगे ना, तो भारतीय कम ही रुपया में काम करेगा, भारतीय कम ही रुपया में काम करना शुरू कर देगा। भारतीय को लाने का भी झंझट नहीं रहेगा, ना ही पहुंचाने का झंझट रहेगा। भारतीय यहीं का भारतीय रहेगा, उसको हम अपने में दाखिला दिलवाएंगे और उसके बाद जो है वो कर्मचारी के तौर पे, पदाधिकारी के तौर पे काम करेंगे, उसको वेतन भत्ता हम भारतीय राजस्व से देंगे। तो ये बात जो प्रावधान किया गया, क्यों? सोच के, ताकि इसलिए कि भारतीय जो है कम भी रुपया देंगे ना, ये मान जाएंगे, यानी कि सस्ते में हमको कर्मचारी मिल जाएगा। तो अब इन सब के दिमाग में ये बात आया, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भारतीयों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए अंग्रेज को लगा अब भारतीयों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है ये विचार किया कि अब जो प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यानी कि अब भारतीय को पढ़ाया लिखा जाएगा, भारतीय पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, उसको पढ़ाया लिखा जाएगा, वो शिक्षित हो जाएंगे, फिर उसको जो अपने में शामिल कर लेंगे। साथ ही साथ ये अपने धर्म का प्रचार भी करना शुरू कर दिए थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का खुली छूट दे दिया था। बोला जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं वो जो है ईसाई धर्म का पूरा खुला छूट है, आप प्रचार प्रसार कीजिए पूरे के पूरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरे प्रचार कीजिए। ये सब प्रावधान 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। देखिए ये चैप्टर ही है थोड़ा याद करने वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है, तो हम अपने खुद जो है जितना भी महत्वपूर्ण जो लाइन है, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिर्फ वही यहाँ पे करवा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। बाद बाकी फालतू पॉइंट यहाँ पे एक भी नहीं है, इसलिए सभी पॉइंट को याद रखिएगा, अपने मन से नहीं छांट लीजिएगा। याद करने वाला पॉइंट कैसे याद कीजिएगा? कुछ नहीं करना, डेली बस एक बार पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया और इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यानी कि बोला कि पूरे के पूरे समाप्त कर दिया। बोला पहले तो आंशिक
यहाँ पे समाप्त किया गया था, अब पूरे के पूरे समाप्त कर दिया गया, यानी कि पूर्णतः समाप्त किया गया। उसके बाद बातचीत किया जाए, कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया, यानी कि कंपनी को जो है प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया, यानी कि अब जो है कंपनी शासन प्रशासन करने में थोड़ा ज्यादा अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शासन प्रशासन करने में जो है इन्होंने अपना भागीदारी थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। कंपनी के अधीन भारतीयों को नियुक्त होने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि अब जो है कंपनी में भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। अब तो भारतीय लोग पढ़ लिख चुके थे, अब कंपनी में भारतीय शामिल हो सकते हैं। कंपनी में भारतीयों को जो बोला, अब वो भी जो है भारतीय जो है कंपनी के अधीन जो है नियुक्त हो सकते हैं। साथ ही इन्होंने क्या क्या बोला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना गया, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नर जनरल के पद में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। यानी कि इनका अब ये कहने का अर्थ है क्या, पहले तो ये बंगाल का था ना, अब पूरे भारत का ये गवर्नर जनरल हो गया। इसका शक्ति में भी बढ़ोतरी किया गया और इसके नाम में भी बढ़ोतरी किया गया। और इसी एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। साथ ही बातचीत किया जाए, इसी के तहत दास प्रथा के अंत करने की घोषणा क्या किया। इसी एक्ट के तहत जो है दास प्रथा क्या होता था, पहले जो किसी व्यक्ति को खरीद लिया जाता था और वो व्यक्ति जो है पूरी जिंदगी भर उसके दास बने रहते थे, तो वो दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चलिए उसके बाद देखा जाए, उसके बाद कौन सा एक्ट आया, तो उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, यानी कि प्रत्येक 20 वर्ष पे एक्ट लाया गया। तो 1853 का चार्टर एक्ट जो लाया गया, तो इसके तहत क्या सब क्या क्या, इसके तहत जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, यानी कि सिविल सेवक का जो है पहले सिविल सेवक का जो है पहले जो है एग्जाम होता था, उसी की नियुक्ति हेतु जो है प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। बोला कि अब जो है एग्जाम लिया जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश पूछेगा तो कौन सा, चीन हो जाएगा। और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय पूछेगा तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ ही कंपनी जो है ब्रिटेन के महारानी की इच्छा रहने तक भारत में प्रशासनिक कंपनी बनी रहेगी, ये बात घोषणा किया गया। देखिए एक तरह से ये सब का एक चाल भाज था कि धीरे धीरे करके जो है शासन करेंगे भारत में, तो ये एक तरह से कह सकते हैं इनका चाल भाज था। इन्होंने जो है धीरे धीरे बोला, क्या पहले क्या बोला कि जो ब्रिटेन कंपनी है ये महारानी का जब तक इच्छा रहेगा तब तक जो है यहाँ पे प्रशासनिक कंपनी बना रहेगा, तब तक प्रशासन करते रहेगा। और धीरे धीरे इनको अनलिमिटेड कर दिया गया और विधान परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। उसके बाद बातचीत किया जाए 1858 का भारत परिषद अधिनियम की बातचीत किया जाए। देखिए यहाँ पे जो है आज की क्लास में जो है आज थोड़ा सा छोटा सा क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से पढ़ेंगे 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है सारा कुछ का प्रावधान पढ़ेंगे। आज छोटा सा क्लास रखते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। देखिए हुआ क्या था, 1857 में एक विद्रोह हो गया था, उसके बाद उस विद्रोह में बहुत सारा कुछ देखने को मिला था। उसके बाद जो है 1858 का यह भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो देखिए ये एक तरह से डेमो क्लास है और जीके का डेमो क्लास है, और इसके अंतर्गत जो है जीके जीएस जो है सारा कुछ इसके अंतर्गत जीके जीएस आपका पहले हम बता देते हैं। अब बातचीत आ जाती है कि सर किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए अगर पूछा जाए किस विषय से जो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसकी बातचीत किया जाए देखिए इंग्लिश होता है, एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। देखिए जिसको इंग्लिश रखने का मन हो इंग्लिश रखिएगा, और जिसको संस्कृत चूज करने का मन हो संस्कृत चूज कीजिएगा। जिसको संस्कृत चूज करने का मन हो संस्कृत, यानी कि ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रखना है, और दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट रखिएगा तो 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कितना, 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। साथ ही बातचीत किया जाए उसके बाद है कि हिंदी सब्जेक्ट आता है, हिंदी पूछा जाता है, हिंदी रहता है आपके एग्जाम में, और इनसे कितना 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बातचीत किया जाए उसके बाद रीजनिंग रहता है। अब पूछेगा सर रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग से जो है रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है। कितना, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है। इजी क्वेश्चन आता है, मॉडरेट क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। साथ ही बातचीत किया जाए उसके बाद मैथ से क्वेश्चन नहीं रहता। देखिए मैथ का यहाँ पे टॉपिक दिया नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो इजी क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग पढ़िएगा तो वहां पे मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जीके जीएस से रहता है, किससे, जीके जीएस से कितना क्वेश्चन, जीके जीएस से
40 क्वेश्चन पूछा था। कितना? 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद एक टीचर एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि शिक्षक के लिए जो है उसके लिए एक स्पेशल पढ़ाई होता है, उसके लिए जो है शिक्षण शैली के लिए वहां से 25 क्वेश्चन पूछा था। 25 क्वेश्चन और टोटल आप जोड़िएगा, यहाँ पे टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 120 क्वेश्चन आता है। 120 क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, और 120 क्वेश्चन आता है, और सभी क्वेश्चन पे 1 मार्क रहता है। सभी क्वेश्चन पे 1 मार्क रहता है, नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। नेगेटिव इसमें नहीं देखने को मिलता है। 120 क्वेश्चन का रहता है, आपको 2 घंटे का समय दिया रहता है, आपको पढ़ाने का रहता है अच्छे तरीके से। सब मॉडरेट क्वेश्चन आता है। इसमें बातचीत किया जाए, यहाँ पे जो आपको रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, और रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। यहाँ पे जीके जीएस तो खुद मैं ही पढ़ाऊंगा, जो कि आज खुद देख चुके हैं। ये एक डेमो क्लास है जीके जीएस का, और रीजनिंग का भी आपका क्लास चलेगा, साथ ही हिंदी का क्लास चलेगा, साथ ही जो है टीचर एबिलिटी, यानी कि सभी का अलग अलग टीचर के द्वारा यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। इस क्लास के अंतर्गत ये एक डेमो क्लास है, छोटा सा क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से प्यार सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को जरूरत है, आप लोग को जो इस क्लास की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो मैं जो है प्रॉपर रूप से इस पे एक टारगेट बैच लेकर आ जाऊंगा, और सारा का सारा पढ़ाई एप्लीकेशन पे चलेगा। बहुत ही कम फी में ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, साथ ही जो है ऑनलाइन यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा बैच। ऑनलाइन बैच रहेगा बहुत ही कम फी में, यानी कि इतना कम फी में कि आप लोग खुद सोच नहीं पाइएगा। इतना अच्छा क्वालिटी डिजिटल बोर्ड के साथ, सभी टीचर का अलग अलग के साथ एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा बहुत ही कम फी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास अच्छा लगा हो। बाद बाकी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा था PYQ का जो है एक अलग से जो है एक क्लास लेकर आ जाएंगे, जिसमें 2023 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में जितना भी क्वेश्चन पाया हु बहु रियल क्वेश्चन लेकर आएंगे, और यहाँ पे सभी टीचर एनालिसिस करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।